हेलो गाइस। मैं हूं पंकज अग्रवाल, आपका यूजीसी नेट एजुकेटर। चलिए देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑन आईसीटी इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है इस कंटेंट इस वीडियो में। लिखा हुआ है आईसीटी इन रिसर्च स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब जो भी हम लोग, अगर आप नेट का एग्जाम देंगे, नेट के एग्जाम को देने के बाद आप जेआरएफ क्लियर करेंगे, तो जेआरएफ का जो भी फंड आएगा आपके लिए, वो कौन इशू करेगा आपको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या फिर जो भी चीज़ को आपको सर्विसेज चाहिए वो कौन सर्विस देगा आपको? इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 121 121 among 157 in terms of progress in the realm of information and communication technology। कहने का मतलब ये है कि टोटल 157 कंट्रीज में जब सर्वे कराया गया, उसमें 121 नंबर पे इंडिया आता है। किस क्षेत्र में? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। उसके प्रोग्रेस में कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं हम लोग, न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, which makes an annual assessment based on wide range of parameters and data। तो हमारा रैंक जो है 121 है among 157। 157 इन द रियल यानी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, NMEICT। देखिए इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, एन नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT is a major initiative by Government of India in direct direction intending to leverage the potential of ICT in providing high quality personalized and interactive content free of cost of all the learners। कहने का मतलब ये है कि ये नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी जो है एक इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे क्या होगा, हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लर्नर या स्टूडेंट्स को जो भी इस चीज में इन्वॉल्व होंगे यार। क्योंकि देखिए आज के समय में आप किसी भी फील्ड में या किसी भी सब्जेक्ट में हो, लेकिन अगर आप टेक्निकली कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, यानी कंप्यूटर आपको नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने आप को इन्फीरियर फील करेंगे। ये चीज इसमें कहा गया, ताकि इनिशिएशन जो होगा गवर्नमेंट की तरफ से वो आसान हो और लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए चीजों को। ये चीज इसका मेन मोटो है। The National Mission on Education through Information and Communication Technology has under its aegis created virtual labs, open source and access tools, virtual conference tools, talk to teacher programs, and invasive blood glucometer, and also for simulated lab experiment। अब ये सब जो है, वर्चुअल लैब्स, ओपन सोर्स एक्सेस टूल्स, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस टूल, इसके बारे में डिटेल्ड में जो है कंटेंट सारा का सारा आईसीटी के वीडियोस में बताया हुआ है। इनिशिएशन और डिजिटल इनिशिएशन में क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ली है इम्प्रूवमेंट के लिए, एजुकेशन एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए, तो इससे बहुत कुछ और भी पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। आप वहाँ पे इसके रेफरेंस को देख सकते हैं। इसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सेम चीज़ वही पे है। Next, this is being truly multidisciplinary effort. Its success will entirely depend on good terms in technology and knowledge content areas. For the technological part, NIC and its various collaborators have to come forward as a strong and committed team, whereas the knowledge content part, various institutions under the Ministry of Human Resource Development। कहने का मतलब ये जो एफर्ट है ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, और उसमें कौन कौन सा दो पार्टी, मेन पार्टी जो है, एक एनआईसी है और दूसरा MHARD है। एनआईसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, इंफॉर्मेटिक सेंटर, ठीक है। और मल्टी डिसिप्लिनरी एफर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, लेकिन इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पार्ट कर रहा है? एनआईसी और उसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट जो होगा, जो उसके साथ कोलैबोरेटेड होगा, और MHRD। एनआईसी जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट को देख रहा है, और MHRD जो है वो नॉलेज एस्पेक्ट को देख रहा है, मतलब क्या कंटेंट होना चाहिए। सो फार इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT, IIM, NITs, नेशनल सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBSE एजुकेशन, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
हैव बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, और ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है कंटेंट को बनाने या देने के लिए रिसर्च में। तो इस सब का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जैसे कि AICT का फुल फॉर्म क्या होता है, NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, NIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ICT पे हो गया बेस्ड पॉइंट। नेक्स्ट है रिसर्च इथिक्स। रिसर्च इथिक्स होता क्या है? तो आप कोई भी काम करते हैं तो हर एक काम करने के लिए कोई प्रोटोकॉल होता है, कोई रूल होता है। तो रिसर्च में रिसर्च करने के लिए कुछ एथिक्स है, कुछ रूल है, कुछ पॉइंट्स है जिसको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे गाइडलाइंस कह सकते हैं इन शॉर्ट। रिसर्च एथिक्स इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट हेल्प रिसर्चर्स टू कंडक्ट रिसर्च सक्सेसफुली। मतलब आप रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च करते समय आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। तो जो गाइडलाइंस को आप फॉलो करेंगे उसी को कहा जाता है रिसर्च एथिक्स। The major principle revolve around research process, data collection, interpretation of data, report publication, thesis, confidentiality, obfuscation, and plagiarism. तो ये सब रिसर्च एथिक्स में पॉइंट्स को नोटिस किया जाता है। किस किस चीज को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, आप इसको याद रखिएगा। So ethics are closely related to moral and value. It explains norms for conduct that distinguish between what is wrong and what is right. आप जब रिसर्च करेंगे तो रिसर्च करते समय आपको ये बताया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या सही, क्या गलत, ये सब इथिक्स में बताया जाता है। नेक्स्ट, इट फोस्टर्स अ रिसर्च कल्चर। मतलब एक रिसर्च कल्चर को ये बताता है। adheres to relevant legislation governing protection and dignity rights, safety and privacy of those involved in research। ये सब जो भी रिसर्च में है उनको एक तरह का रिलेवेंट लेजिस्लेशन देता है, गवर्निंग प्रोटेक्शन देता है। कहने का मतलब हर तरीके से एक आइसोलेशन कह सकते हैं, जहाँ पे एक इम्यूनिटी मिलता है जो रिसर्च कर रहा होता है उन लोगों को। Provide clear and easily accessible guidelines based ethical practice on regulatory requirements. Offer support and training to staff and students and any others। कहने का मतलब जो भी रिसर्च करेगा उसको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। Next, in field of medical sciences, while conducting biomedical and health research, the four basic ethical principle, namely respect for person, जिसको autonomy कहते हैं, beneficence, non maleficence and justice, have been initiating for the protecting and dignity, right, safety and well-being of research participants। तो सबसे पहले यहाँ पे इस लाइन में इस ग्रुप में हम लोग पढ़े कि रिसर्च करने वाले को कुछ मिलता है सर्विसेज, जैसे कि उसका रेलेवेंट रजिस्ट्रेशन, गवर्निंग प्रोटेक्शन, सेफ्टी, राइट्स, प्राइवेसी ऑफ दोज इन्वॉल्व इन रिसर्च। सब कुछ जो रिसर्च में इन्वॉल्व है उन लोगों को ये सब चीज मिलता है। मेडिकल साइंस में जो रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों को क्या क्या मिल सकता है, उन लोगों को प्रिंसिपल एथिक्स क्या क्या है, यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा, पॉइंट अंडरलाइन कर रहे हैं जो मेडिकल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिसर्च एथिक्स। The ethics committee are responsible for ensuring the research is conducted in accordance with the aforementioned principle। कहने का मतलब ऊपर में जितने भी चीजों को डिस्कस किए उसको अब उसका देखभाल कौन करेगा, उसको ऑब्जर्व कौन करेगा, किसके सुपरविजन में होगा, तो याद रखिएगा एथिक्स कमिटी के ऑब्जर्वेशन में होगा, एथिक्स कमिटी। चलिए नेक्स्ट, अब क्या क्या एथिक्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरल एथिक्स एंड इश्यूज। एथिकल इशू कैन सरफेस एनी टाइम ड्यूरिंग रिसर्च एक्टिविटी। मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ का थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, कोई चीज़ का प्रैक्टिकल करते हो, तो कभी कभी देखे होंगे आपकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से अलग अलग होता है। तो जो भी रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी है वो अलग होता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में। कभी कभी ऐसा आप लोग कभी देखे होंगे, जो चीज़ हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं कभी कभी प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत सारा इशू सामने आ सकता है ड्यूरिंग द रिसर्च एक्टिविटी। It may be due to participants, researcher, or the organization supporting the research process।
जो जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके थ्रू आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आ सकता है, या रिसर्च प्रोसेस के थ्रू आ सकता है। द रोल ऑफ ईसी एथिकल कमिटी plays an important role to ensure proper policy in place to answer below issues। ये सब किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसी का, एथिकल कमिटी का। These are broadly divided into three areas due to ethical issues related to research process, ethical issues related to particular participant or researcher, ethical issues related to sponsoring institution। ये हमारा कुछ इश्यूज के बारे में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है, अलग अलग तरह के रिस्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसमें रिस्क आता है बेनिफिट रिस्क असेसमेंट। मतलब आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको क्या रिस्क हो सकता है, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द इंडिविजुअल, कम्युनिटी और सोसाइटी रिफर टू एनी सॉर्ट ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ रिसर्च। कहने का मतलब आप रिसर्च करें तो आपका क्या फेवरेबल आउटकम हो सकता है, उसके बारे में सबसे पहले जो भी रिसर्च कर रहा है वो, या कम्युनिटी या सोसाइटी, उसके बारे में सोचता है। वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, रिसर्च का क्या आउटकम होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसके बारे में सबसे पहले सोचते हैं जो रिसर्च कर रहा है या जो कम्युनिटी रिसर्च कर रहा है। तो सोशल एंड साइंटिफिक वैल्यू ऑफ रिसर्च शुड जस्टिफाई द रिस्क which is probability of causing discomfort or harm anticipated in physical, psychological, social और legal। कहने का मतलब यह है कि सोशल एंड साइंटिफिक वैल्यू जो है रिसर्च का, वो जस्टिफाई करता है रिस्क को। और किस किस चीज से? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग डिस्कम्फर्ट और हार्म, जो भी हार्म होना है या जो भी हार्मफुल होगा या फिर जो गलत होगा या फिर जो सही तरीके से नहीं होगा, उसके बारे में ये ध्यान रखता है। किस किस तरीके का? फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल। द रिसर्चर, a sponsor and EC ethical committee ethics committee attempt to maximize benefits and minimize the risk of participants so that risks are balanced to lead to potential benefits at the individual, societal और communities level। कहने का मतलब तीन चीज होंगे यहाँ पे। कौन कौन होंगे? एक रिसर्चर होगा जो रिसर्च कर रहा है, एक स्पॉन्सर होगा जो स्पॉन्सर कर रहा है रिसर्च को, और तीसरा है एथिकल कमिटी। ये हमेशा क्या चाहते हैं? मैक्सिमाइज करे बेनिफिट्स को और मिनिमाइज करे रिस्क को। तो कौन कौन सा पार्टी इन्वॉल्व है बेनिफिट रिस्क में या फिर रिसर्च करते समय? तो तीन पार्टी है, रिसर्चर, स्पॉन्सर एंड ईसी। ईसी should assess and the inherent benefits and risk, ensures the favorable balance of benefits and risk, evaluate plans for maximizing the risk and discomfort and decide the merit of research before approving it। यहाँ जो भी काम होगा उसको सुपरवाइज करेगा ईसी। यही चीज के बारे में लिखा गया है कि जो भी बेनिफिट होगा, रिस्क होगा, उसके बारे में एवेलुएट करेगा, मिनिमाइज करेगा, ये कौन करेगा? ईसी करेगा। ईसी मतलब एथिकल कमिटी। नेक्स्ट दूसरा आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस। इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस, ये अलग अलग तरीके का एथिक्स है, उसके बारे में लिखा गया है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमी टू फ्रीली चूज वेदर और नॉट टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च। द प्रोसेस इन्वॉल्व थ्री कंपोनेंट्स। कहने का मतलब कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो किस पर पॉइंट पे रिसर्च करना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, इसमें इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट है, वो खुद से चुन सकता है, इसमें कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। प्रोवाइडिंग रेलिवेंट, यहाँ पे रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व थ्री कंपोनेंट्स। इस तरह का जो है प्रोसेस तीन प्रोसेस कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व करता है। प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स, ensuring the information of comprehended by them, ensuring वॉलंटियर्स ऑफ पार्टिसिपेशन। तो कौन कौन सा तीन प्रोसेस जो इन्वॉल्व है इसमें? वो है इंफॉर्मेशन टू पोटेंशियल पार्टिसिपेंट, कि जो रिसर्च करना चाहता है उसको इन्फॉर्मेशन देना। दूसरा, इंश्योरिंग इंफॉर्मेशन इज कॉम्प्रीहेंड बाय देम, जो भी दिया गया है उसको इंश्योर करना। और अश्योरिंग द वॉलंटियर्स ऑफ अ पार्टिसिपेशन, और जो पार्टिसिपेट करेगा उसको एश्योर करना। दिस इज मोर रिलेटेड टू फील्ड्स ऑफ मेडिकल साइंस एंड हेल्थ साइंसेज इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेशन। It is primary responsibility of the researcher to obtain and return informed consent of the prospective participant। मतलब मेडिकल साइंस और हेल्थ रिसर्च में क्या होता है
प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो रिटन फॉर्म में लिख के मिले सब कुछ। इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसमें लिखा हुआ फॉर्म में मिलना चाहिए। तो हेल्थ साइंस और मेडिकल साइंस में इसमें लिखा हुआ फॉर्म में अलाउ होता है सब कुछ। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। Privacy is the right of an individual to control or influence the information that can be collected and stored by them, whom and to whom the information may be disclosed or shared. कहने का मतलब ये है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी में कि जो भी रिसर्च कर रहा है उसके पास ये राइट है, ये हक है उसके पास कि वो प्राइवेसी को मेंटेन करे, और वो रिसर्च किसको दिखाना है या किसको नहीं दिखाना है ये डिसाइड कर सकता है वो। द रिसर्च शुड सेफगार्ड द confidentiality of research related data of participants and the community। जो कम्युनिटी रिसर्च कर रहा है उसको सेफ गार्ड करना, कॉन्फिडेंशियल रखना, ये सब चीज को उसके पास ये राइट है, वो रख सकता है। कोई इसको फोर्स नहीं कर सकता शो करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। It is the set of conditions where professional judgment concerning a primary interest, such as participants' welfare or validity of research, tends to be unduly influenced by secondary interest, financial or non-financial, personal, academic और personal। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कंडीशन है, कुछ सेटअप क्या है यहाँ पे देखिए लिखा कंडीशन। वहाँ जहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट कंसर्निंग प्राइमरी इंटरेस्ट सच एज पार्टिसिपेंट्स वेलफेयर और वैलिडिटी ऑफ रिसर्च टेंड to be unduly influenced by secondary interest, financially non financial। कहने का मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कंडीशन है जहाँ प्रोफेशनल जजमेंट होता है किससे रिलेटेड, जो रिसर्च कर रहा है उसके वेलफेयर से, और उससे को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में। इस तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सेट ऑफ कंडीशन है। नेक्स्ट है, research institution must develop and implement policies and procedures to identify, mitigate conflicts of interest, and educate their staff about such conflicts, and researchers must ensure that the documents submitted to EC include disclosure of interest that may affect the research। कहने का मतलब इंस्टीट्यूशन जो है वो डेवलप कर सकता है पॉलिसीज टू आइडेंटिफाई मिटिगेट कॉन्फ्लिक्ट्स। कहने का मतलब ये है इसमें कि मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूशन है वो देख रहा है कि किसी चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसको इम्प्लीमेंट मतलब उसको ना हो, उसको हटा दिया जाए, उसी चीज को लेके कोई भी रूल वो बना सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है इसको, ईसी को। ईसी मतलब एथिकल कमिटी को। तो यही चीज कहा गया है यहाँ पे लिखा है, इंस्टीट्यूशन मस्ट डेवलप एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। जिस जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए तो क्या है कोई भी रूल बना सकता है। इसी चीज को यहाँ पे कहा गया है। डेटा एक्विजिशन, मैनेजमेंट, शेयरिंग एंड ओनरशिप। ध्यान रहे हमेशा डेटा जब भी एक्विजिशन किया जाता है तो एक तरीका नहीं है, कभी भी आप मल्टीपल सोर्सेस से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। देयर इज नो सिंगल वे टू कलेक्ट डेटा। डिफरेंट कलेक्शन टेक्निक्स आर नीडेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। Researchers should be sensitive to participate and use best practices of data collection। कहने का मतलब डेटा कलेक्शन कैसे होता है, आप किस तरीके का रिसर्च कर रहे हैं, किस जगह का रिसर्च कर रहे हैं, आप वहाँ सब डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। और डेटा जो है वो लिखा हुआ शुड बी सेंसिटिव टू पार्टिसिपेट एंड यूज बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। और डेटा कलेक्शन पे जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए। Ownership issues or responsibilities need to be carefully worked out well before data are collected, and researchers should ensure clarity about data ownership, publication rights, and obligation following data collection। कहने का मतलब यहाँ पे है कि ओनरशिप इशू बहुत होता है। कहने का मतलब मान लीजिए कि कोई पर्सन एक्स पे रिसर्च कर रहा है, कोई पर्सन वाई पे रिसर्च, कोई एक्स पर्सन रिसर्च कर रहा है, कोई वाई पर्सन रिसर्च कर रहा है। सपोज कर ले ये भी जो टॉपिक है वो ए बी कर रहा है और ये भी टॉपिक ए बी कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जो कंटेंट दोनों होता है वो सेम हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना है कि कंटेंट सेम नहीं होना चाहिए रिसर्च में, नहीं तो वो प्लेगरिज्म के अंदर आ जाएगा। इसीलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि ओनरशिप इशू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसी के बारे में यहाँ है कि इस ओनरशिप इशू को रिस्पॉन्सिबली हम लोग को सॉल्व करना होता है, ताकि और कब करना होता है, जब भी हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके पहले।
ताकि ये ना हो कि हम लोग डेटा कलेक्ट कर ले, अपना रिसर्च बना ले, और पब्लिश करते समय आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है या फिर किसी का कॉपी पेस्ट है। इस चीज का ध्यान पहले रखना है। नेक्स्ट, रिसर्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग when permission is needed to collect or use specific data of their research. रिसर्चर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे परमिशन के लिए, कि मतलब वो परमिशन कब चाहिए और डेटा क्या यूज कर रहे हैं और रिसर्च क्या कर रहे हैं। यहाँ पे रिसर्चर्स रिस्पॉन्सिबल है कि परमिशन कब चाहिए उसको डेटा को रिसर्च करने के लिए। यहाँ पे ये चीज लिखा गया है। डेटा प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज इज इम्पोर्टेंट एंड वंस कलेक्टेड डेटा मस्ट बी properly protected as it may be needed at large stage to confirm research findings, establish priority to or be reanalyzed by the अदर रिसर्चर्स। कहने का मतलब ये है, जो भी डेटा आप कलेक्ट किए हैं उसका प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए, उसको अच्छे से रखना चाहिए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो या फिर डेटा में कोई चेंज ना हो। क्योंकि डेटा में बेसिक चेंज होगा तो क्या होगा, हमारा रिसर्च या पब्लिकेशन में जो है उसमें चेंज हो सकता है। इसीलिए जरूरी है डेटा में चेंज ना हो। और इसको दूसरे जो रिसर्चर है, कहने का मतलब यहाँ पे देखिए लिखा मस्ट बी प्रोपरली प्रोटेक्टेड as it may be needed at large stage of confirmed research findings, establish priority और reanalyzed by other researcher, और दूसरे रिसर्चर से इसको रीएनालाइज किया कराया जाएगा। तो डेटा प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है इसमें करने के लिए। डेटा शुड बी शेयर्ड और प्लेस्ड इन अ पब्लिक डोमेन इन अ डी आइडेंटिफाइड anonymized form unless required otherwise, for which applicable permission the consent should be sought unless obtained beforehand। कहने का मतलब डेटा को पब्लिक डोमेन में शेयर करना है डी आइडेंटिफाइड, मतलब जिसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अनोमाइज्ड कहने का मतलब जिसमें किसी का नाम नहीं। फ्रॉम अनलेस रिक्वायर्ड अदरवाइज फॉर विच एप्लीकेबल परमिशन। कहने का मतलब इसको डेटा को पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखना चाहिए ताकि लोग जो रिसर्च अदर रिसर्चर्स हैं उसमें वो डिटेल बता पाए कि क्या है क्या नहीं है, जैसे कि डेटा को एनालाइज कर पाए और आपको फीडबैक दे पाए कि कैसा होना चाहिए डेटा आपका और क्या इसमें चेंजेस करना है। इस चीज के लिए यहाँ पे डेटा को पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं, आप कुछ डेटा कलेक्ट किए, तो डेटा सही है गलत है या डेटा कैसा होना चाहिए ये सब आप कैसे खुद से बता पाएंगे। इसलिए क्या कहता है पब्लिक डोमेन में कुछ देर के लिए रखा जाता है ताकि जो दूसरे रिसर्चर्स हैं उससे कुछ फीडबैक गेन किया जा सके। यही इसमें लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पेमेंट फॉर पार्टिसिपेशन। जीआरएफ आप क्लियर करेंगे तो आपको कुछ पेमेंट मिलेगा, तो वही पेमेंट के बारे में डिस्कस किया गया। रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हु सफर डायरेक्ट फिजिकल, psychological, social, legal, or economic harm as a result of their participation are entitled, after due assessment, to financial or other assistance to compensate them। तो आपको मंथली कंपनसेशन मिलेगा, कुछ अमाउंट मिलेगा, इसी को पेमेंट फॉर पार्टिसिपेशन कहते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च रिपोर्ट रिव्यूइंग। रिसर्च जो रिपोर्ट है उसको रिव्यू करना। The value and benefits of research are dependent on integrity of researchers. The responsible conduct of research involves the following major components। क्या क्या components है रिसर्च रिपोर्टिंग रिव्यू में? Values, policies, planning, conducting research, reviewing report research, and responsible authorship and author authorship and publication। कहने का मतलब कौन कौन सा कंपोनेंट है रिसर्च कंडक्ट करने के लिए? तो वैल्यूज है, पॉलिसीज है, प्लानिंग है, कंडक्टिंग रिसर्च, रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग रिसर्च, रिस्पॉन्सिबल ऑथरशिप एंड पब्लिकेशन। ये सब रिसर्च और रिव्यू का स्टेजेस है, कंपोनेंट्स है। अवॉइड बायस इन रिसर्च प्रोसेस। बायसनेस नहीं होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे झुकाव नहीं होना चाहिए, यही चीज कहा गया इसमें। एज इट इज कंसिडर्ड एज अनएथिकल एंड डेलिबरेट अटेम्प्ट टू either hide facts or under represent और ओवर रिप्रेजेंट द ट्रुथ। कहने का मतलब अभी न्यूज चैनल्स इंडिया में देख रहे होंगे आप लोग कि जो एक्चुअल रिपोर्टिंग है वो ना करके कुछ भी रिपोर्ट करते रहे। यही चीज है यहाँ पे, बायसनेस नहीं होना चाहिए आपके रिसर्च में कि आप किसी चीज को ज्यादा एम्फेसाइज कर दे रहे जो नहीं है एक्चुअली में, या कुछ है उसको आप लोग हाइड कर दे रहे, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए बायसनेस नहीं होना चाहिए आपके रिपोर्ट में।
Responsible authorship or publication. Authorship of research should be considered at the time of its initiation. तो ऑथरशिप जो है वो कंसिडर किया जाएगा इनिशिएशन के समय. The authorship of scientific publication is a very important issue since it is the way in which scientific receives credit or their contribution. Authorship का मतलब होता है मालिक होना. अगर आप कोई रिसर्च किए हैं और रिसर्च अच्छा कर लिए तो आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए आपके कंट्रीब्यूशन को. यही चीज कहा गया है कि ऑथरशिप देना है. All listed authors of publications should have contributed significantly to it. कहने का मतलब यह है कि जो भी रिसर्च किया है वो अपनी जिंदगी में मेहनत किया है या अपने लाइफ में बहुत अच्छा पॉइंट लाइफ जो है वो रिसर्च करने में लगाया है, उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए. यही चीज में कहा गया है. नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फंड्स. द मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च फंड्स रिक्वायर्स एडेरेंस टू ईसी policies and regulations as well as policies for other funding agencies. This is applicable to both funds received from institutions, from external granting agencies. Efforts should be made to ensure reasonable and efficient use of resources following transparent and fair process. कहने का मतलब आपको जो अमाउंट मिल रहा है उसका यूज जो है वो रिस्पॉन्सिबली होना चाहिए, जैसे तैसे खर्च नहीं करना है. This is applicable to both funds received from the institute and the external granting agency. मतलब या तो आपको इंस्टीट्यूट कोई दे रहा है या फिर एक्सटर्नल ग्रांटिंग एजेंसी दे रहा है, कोई भी दे रहा है, फंड अच्छे से यूज करना है. Effort should be made to ensure reasonable and efficient use of resources following transparent and fair processes. ये चीज है यूज ऑफ फंड्स. रिसर्च मिसकंडक्ट एंड पॉलिसीज फॉर हैंडलिंग मिसकंडक्ट. तो मिसकंडक्ट होने पे उसको हैंडल कैसे किया जाएगा उसके बारे में और उसका पॉलिसी क्या है इसके बारे में. रिसर्च मिसकंडक्ट मींस फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड प्लैगियरिज्म इन प्रपोजिंग, परफॉर्म और रिव्यूइंग रिसर्च और रिपोर्टिंग रिसर्च. देखिए फैब्रिकेशन मतलब और फॉल्सिफिकेशन मतलब, या तो फॉल्सिफिकेशन का मतलब आपका जो कंटेंट या डेटा है वो झूठ है या गलत है. फैब्रिकेशन मतलब जो डेटा है उसको अल्टर किया गया है, या फिर जो आपका डेटा है वो कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है. तीनों का मतलब समझिए. फैब्रिकेशन का मतलब होता है अल्टर करना डेटा में. फॉल्सिफिकेशन मतलब आपका डेटा ही गलत है या आप झूठ प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर प्लेगरिज्म का मतलब होता है कॉपी पेस्ट करना किसी दूसरे रिसर्च से. इन द प्रपोजिंग, परफॉर्मिंग एंड रिव्यूइंग रिसर्च ऑन रिसर्च, रिपोर्टिंग रिसर्च. यहाँ पे रिसर्च जो प्रपोज कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, उन सभी के लिए है. ये मिसकंडक्ट कहलाता है. मिसकंडक्ट में कौन कौन सा आता है? फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड प्लेगरिज्म. द फैब्रिकेशन इज मेकिंग अप डेटा रिजल्ट एंड रिकॉर्डिंग और इम्पोर्टेंट देम विदाउट विजिटिंग द फील्ड एरिया. ये चीज फैब्रिकेशन का, फॉल्सिफिकेशन का और प्लेगरिज्म का बारे में लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं. Falsification is manipulation of research materials, equipment, and process, or changing or omitting data and or results such that research is not accurately represented. मतलब डेटा गलत कर दिया गया है. Three, plagiarism is appropriation of another person's data, idea, process, results without गिविंग ड्यू क्रेडिट. कहने का मतलब किसी को बिना क्रेडिट दिए ही आप सारा का सारा जो कंटेंट है किसी का कॉपी कर रहे हैं, इसी को प्लेगरिज्म कहते हैं. नेक्स्ट है रिसर्च रिव्यू एसओपी एथिक्स कमिटी. एथिक्स कमिटी should operate and define well structured SOP for the review process and other tasks research oriented. कहने का मतलब कोई भी जो चीज रूल है, रेगुलेशन है, वो बनाता कौन है? तो एथिक्स कमिटी ही बनाता है. इसी चीज के बारे में यहाँ पे कहा गया है. द की टर्म प्लेगरिज्म. प्लेगरिज्म किसको कहते हैं उसके बारे में डेफिनेशन है यहाँ पे. सिर्फ डेफिनेशन आप इसको समझ सकते हैं. लिखा हुआ द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन प्लेगरिज्म एज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम एज वंस ओन. कहने का मतलब किसी दूसरे के आइडिया को, कंटेंट को लिए और क्या अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा है ये. इन कंटेक्स्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इट कैन इन्वॉल्व अनएट्रिब्यूटेड लिफ्टिंग of textual material or scientific ideas or actual research results. Plagiarism an issue not only for scientific publication but also internal reports, textbooks, monographs and grant proposal. तो जो plagiarism है ये हर जगह एप्लीकेबल होता है. ये जरूरी नहीं कि सिर्फ रिसर्च में ही हो. यहाँ पे किसी कॉपी में, बुक में, टेक्स्ट बुक में भी जो होता है वो
कॉपी हो रहा है तो उसको प्लेगरिज्म कहेंगे। द यूज ऑफ समवन एल्स वर्क इन वंस ओन नॉट बाय इटसेल्फ अनएथिकल। कहने का मतलब किसी दूसरे का काम को आप अपने नाम पे दे रहे हैं, मतलब ये अनएथिकल है। A limited amount of textual material is someone else's paper can be copied if it is clearly marked as quote, typically by enclosing within the quotation mark and source of expertise cited by quote certain friends। कहने का मतलब अगर आप कोई चीज कॉपी कर रहे हैं तो आप उसको डबल कोट में देके आप उसके बाद लिखेंगे कि ये पब्लिश्ड बाय एक्स वाई जेड। इसको इस तरीके से आप दे सकते हैं। ये चीज में कहा गया है कि आप कॉपी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डबल कोट में आपको उस पर्सन का क्रेडिट देना होगा जो उसने जिसने वो पब्लिश किया है। Taking one's own publication results and reproducing them in another works as if they were in a self-plagiarism, duplicate publication, submitting the same research result to two or more journals, are trending them as a separate publication. It also the form of self-plagiarism must be avoided। कहने का मतलब ये है कि आप अपना कोई ये पब्लिश कर रहे हैं रिसर्च और जो है कोई दूसरी चीज पे रिलेटेड है और वो कॉपी हो गया किसी दूसरे पब्लिकेशन से, इसको क्या कहा जाता है? सेल्फ प्लेगरिज्म। आप इसका ध्यान रखें, सेल्फ प्लेगरिज्म क्या है? टेकिंग वंस ओन पब्लिश रिजल्ट एंड रिप्रोड्यूसिंग देम इन अनदर वर्क। कहने का मतलब आप अपना एक रिसर्च पब्लिश किए और वो किसी कंपनी के लिए किए और फिर से आप वही रिसर्च को कॉपी करके दूसरी जगह पे आप रिसर्च को वही दे दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसे कहा जाता है सेल्फ प्लेगरिज्म या डुप्लीकेट पब्लिकेशन। और इसका मतलब है सेम रिसर्च को दो या दो से अधिक जर्नल में पब्लिश करना। इसको क्या कहा जाता है? सेल्फ प्लेगरिज्म। इसको भी अवॉइड करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, रिसेंट डेवलपमेंट एंड चेंजेस बाय यूजीसी। यूजीसी ने क्या क्या चेंज किया है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यूजीसी prepared and approved list of journal that would be considered for the purpose of career advancement scheme, direct recruitment of teacher and other academic staff। Excuse me, sorry। Staff has required an UGC minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges, Regulation 2016। कहने का मतलब यूजीसी जो है वो बहुत चीजों में चेंज की है। यहाँ पे करियर एडवांसमेंट स्कीम है, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर है एंड अदर एकेडमिक स्टाफ। और इसमें क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर एकेडमिक स्टाफ, रेगुलेशन 2016। मतलब यूजीसी जो नया चेंज लेके आई वो कब लेके आई है? 2016 में। याद रखिएगा इसको कि 2016 में चेंज हुआ है। इन द केस ऑफ माउंटिंग प्रॉब्लम ऑफ द क्वालिटी एज versus quantity and the fundamental evaluation becoming predominant, the UGC started the firefighting measures। दोनों का मतलब ये है कि यूजीसी जो सबसे पहले रेगुलेशन लेके आई वो 2000, मतलब अभी रिसेंट जो रेगुलेशन लेके लास्ट रेगुलेशन जो है वो 2016 में लेके आई। किसके लिए? करियर एडवांसमेंट स्कीम है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ्स। और उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्या है? जैसे कि आपको पता होगा यूनिवर्सिटीज में आपको पढ़ाना है अगर आप, तो 2021 1 जुलाई 2021 के बाद से आपको नेट प्लस पीएचडी होना चाहिए और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो आप सिर्फ नेट से काम चल जाएगा। तो ये चीज़ है, ये नया रूल रेगुलेशन लेके आएगा गया था। In the face of mounting problems, the quality versus quantity, the numerical evaluation becoming predominant, the UGC has started firefighting measures. It asked universities and other research institutions under it complete list of acceptable journals for every discipline which it collected and put up on the website। कहने का मतलब जो भी प्रॉब्लम है क्वालिटी और क्वांटिटी का, ये जो यूजीसी है वो जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज कराता है उसके बारे में उससे बात किया, जिससे बताया गया कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल जर्नल्स फॉर एवरी डिसिप्लिन विच इट कलेक्टेड एंड देन पुट इट ऑन वेबसाइट। कहने का मतलब जितना भी आज तक रिसर्च हुआ है उस रिसर्च को कलेक्ट करके आप वेबसाइट पे पुट कर दीजिए। ये चीज कहा गया है यूजीसी की तरफ से। नेक्स्ट है इनिशिएटेड ऑन
plagiarism check being done on the dissertation using Arcand software made available to all research supervisors before they were to be clarified as research ready for submission, and made it mandatory for all PhD dissertation to be institutionally uploaded into Inflinet site. कहने का मतलब Arcand एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सारा सारा चीज आप प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वाला, कि आपका प्लेगरिज्म है या नहीं। ये एक वन पॉइंट सोल्यूशन है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप कहाँ कहाँ पे सर्च करते हैं अलग अलग जगह पे, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल गया है, ताकि हर पीएचडी करने वाले पर्सन को यहाँ पे ये चेक कर सकता है कि आपका जो कंटेंट है वो प्लेगरिज्म के अंडर आता है या नहीं आता। Credibility of research publication is extremely important because it has a direct impact upon individual, institutional and national image. क्रेडिबिलिटी जो है रिसर्च का वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है किस इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल एंड national image. With an aim to refine strength, the university UGC approved a list of journals, and UGC has published public notice on dated 28th November 2018 and decided to establish a consortium for academic and research ethics. यहाँ पे याद रखिएगा केयर का फुल फॉर्म कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स, और ये कब पब्लिश किया गया है? 2018 में पब्लिश किया गया है। तो केयर का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सभी चीज है यूजीसी के द्वारा इनिशिएशन लिया गया है। क्या क्या है? तो नया रूल लाया गया है टीचर रिक्रूटमेंट में और करियर एडवांसमेंट में। क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए? क्वांटिटी और क्वालिटी पे ध्यान रखना है, कैसा होना चाहिए, और उसके लिए जो भी इंस्टीट्यूशन है उससे कंसल्ट किए हैं, कॉन्टैक्ट किए हैं यूजीसी। जो भी है रिसर्च, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है ताकि आप उसमें प्लेगरिज्म को चेक कर सकते हैं कि आपका प्लेगरिज्म है या नहीं है, और वो हर पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए को मिलेगा। और क्रेडिबिलिटी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल, नेशनल इमेज छिपा हुआ होता है। इसके लिए एक 2018 में कंसोर्टियम बनाया गया, जिसका कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स के लिए। A good quality research journal in discipline under social sciences, humanities, language, art, culture, Indian knowledge system will be maintained by CARE and refer to CARE reference list of quality journals. कहने का मतलब ये सब जो टॉप पॉइंट्स है, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, आर्ट्स, कल्चर, इंडियन नॉलेज सिस्टम विल बी मेंटेन्ड बाय केयर। केयर के द्वारा मेंटेन किया जाएगा और इसको केयर रेफरेंस लिस्ट के क्वालिटी जर्नल में रखा जाएगा। CARE has been established to refine and strengthen the UGC approved list of journals by creating and maintaining reference list of quality journals for disciplines like यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो केयर को इसीलिए बनाया ही गया है ताकि जो भी है उसको कंटेंट को डिफाइन किया जा सके। द फर्स्ट केयर लिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी पब्लिश्ड। एक्सपेक्टेड ये पुराना नोट्स है, एक्सपेक्टेड टू पब्लिश नहीं होगा, यहाँ पे हो गया पब्लिश्ड, इज पब्लिश्ड बिफोर March 2019, which will be replaced the existing UGC approval list of journal. ऑलरेडी ये पब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो केयर लिस्ट जो है वो पब्लिश होगा। केयर लिस्ट किस किस लैंग्वेजेस या किस किस पेपर पर काम करता है उसको जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, दिस विल बी यूज्ड फॉर ऑल एकेडमिक पर्पसेस। केयर डिफाइन रेफरेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल्स विल बी रेगुलरली अपडेटेड एंड पब्लिश्ड बाय यूजीसी एंड द मेंबर ऑफ कंसोर्टियम एंड देयर रिस्पेक्टिव्स। केयर रेफरेंस लिस्ट, क्वालिटी लिस्ट जो है वो हर समय अपडेट होता रहेगा ताकि जो भी चेंजेस हो रहा है उसको अपडेट रखा जाए। यूजीसी वाइस चेयरमैन वुड बी चेयरमैन ऑफ केयर। ये भी याद रखिएगा, यूजीसी का जो चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन, वही केयर का चेयरमैन होगा। एंड इट्स मेंबर वुड बी इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, साइंस, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, ये सभी में काम करने वाला होगा। तो यूजीसी का वाइस चेयरमैन ही केयर का क्या होगा? चेयरमैन होगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आप लोग इसका एमसीक्यू जरूर सॉल्व करिएगा, जिससे आइडिया हो जाएगा क्वेश्चंस का। कंटेंट यही है, कंटेंट में इसमें कुछ और हो नहीं सकता। तो आप लोग को अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर लें। थैंक यू।